दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज गुप्ता आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनुज गुप्ता पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कल हमने 28 तारीख का जो एग्ज़ाम था उसमें हमने मैथ का न्यूमेरिकल पोर्शन जो था वो सोल्व किया था। और आज हम उसी पेपर के मैथ के पेडागोजी के जो भी क्वेश्चन है वो हम सोल्व करने वाले हैं। तो ये कौन सी तारीख का एग्ज़ाम है? 28/12/2022 को जो आपका सीटेट का ऑनलाइन पेपर हुआ था उसका न्यूमेरिकल पोर्शन हम मैथ का कल कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी मैथ की पेडागोजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखो यार, इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन पढ़ेंगे पेडागोजी में क्या है कि थोड़ी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए कि क्लासरूम में बच्चों को कैसे बिहेव करना है, कैसे उनको पढ़ाना है। इसके बेसिस पर ही हम अपने क्वेश्चनों के आंसर लगाते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा। क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकट एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। ठीक है, सन्निकट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेशन। इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है लगभग, अनुमान के अकॉर्डिंग आंसर देना। तो देखो, इसमें पहला ऑप्शन क्या है? संक्रामिता यानी कि ट्रांजिटिविटी। इसका मतलब होता है तर्क के आधार पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना, तर्क लगाना यानी गैस करना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सन्निकट में अप्रोक्सीमेशन है, इसका हम यूज करते हैं। मेजरमेंट मापन बिल्कुल करते हैं, मापन में भी हम अनुमान लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन जो पैटर्न होते हैं ये बिल्कुल गलत है। पैटर्न में अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाते हैं, फिक्स पैटर्न होते हैं, तो इनमें कोई भी अनुमान या अप्रोक्सीमेशन आपका नहीं चलता। और कैलकुलेशन, ऑब्वियस सी बात है, अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेशन जो भी आपका क्वेश्चन होता है, इसमें अगर ये दो बात आती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इसमें हम ऑप्शन ए ट्रांजिटिविटी, मेजरमेंट और कैलकुलेशन, इन तीनों का ही यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर डी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैटर्न एक फिक्स होते हैं, फिक्स पैटर्न में चलते हैं। जो भी कोई आप डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो उनमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन आपका नहीं चलता है, पैटर्न एकदम फिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बहुत छोटे बच्चे वर्ड का यहाँ पर इसने यूज किया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है अधिगम कर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, नंबर वर्ड्स यूज बाय द लर्नर। दूसरा नंबर ऑपरेशन, यार बहुत छोटा बच्चा है, उसे एकदम संक्रियाएँ आप कैसे कराएंगे, नंबर ऑपरेशन उसे नहीं करा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, दिक स्थान संबंधी समझ, नहीं जी, बिल्कुल छोटे बच्चों को ये नहीं कराया जाता है। और लास्ट का है आपका गणितीय पहेलियाँ आदि हल करना। पहेलियाँ कैसे हल करेगा इतना छोटा सा बच्चा यार, तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो ये बच्चा छोटा बच्चा बोलता है उसी के आधार पर हम उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है और नहीं है। ये दोनों बड़े कंफ्यूजिंग करते हैं, तो ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को लास्ट में। सही है यहाँ पर पूछा है, तो पहला ऑप्शन है कि लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर हैं। नहीं जी, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ऑप्शन में अगर आपके आता है पेडागोजी में, हमें भेदभाव नहीं करना है किसी में भी। लड़के और लड़कियां दोनों बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है तो कंपैरिजन हम बिल्कुल नहीं करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन हर हाल में आपको गलत करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते। नहीं जी, समावेशी शिक्षा का यही हमारा टारगेट रहता है, समावेशी शिक्षा, सबको एक साथ लेकर चलना है, सबको सिखाना है। तो यहाँ भी अलग की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, बिल्कुल सही बात, पॉजिटिव बात, सबको साथ लेकर चलना है, सबको एक समान समझना है। तो इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपका नहीं हो रहा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है आपके सामने एनसीएफ का तो क्वेश्चन आना ही आना है यार, इसको तो बिल्कुल ही छोड़ करके ना जाएं आप, ठीक है, अच्छे से पढ़ के ही जाना है इसको। तो थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन, एक मिनट रुके बस, लीजिए अब शायद थोड़ा सा पढ़ने में आ जाए। तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए, नहीं क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं जा रहा है, एक मिनट रुकिए तो छोटा ही करना पड़ेगा, अब ठीक है, जस्ट अ मिनट, चलिए। हाँ, क्या बोला है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए जी, महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है एनसीएफ, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है, देखते हैं। कैरिकुलम नीड्स टू डेवलप स्टूडेंट कैपेबिलिटी न्यूमरेसी, दूसरा थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है बट देखते हैं आगे। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना, बिल्कुल सही बात। एनसीएफ जो इनबिल्ट क्वालिटी होती है उन्हीं का ही विकास करने पर ज़्यादा जोर देता है, ठीक है। और यहाँ पर ये वर्ड यूज भी किया गया है आंतरिक, ठीक है, यानी कि बच्चे की इनर रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए सोचता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है। तीसरा और पढ़ लेते हैं। पाठ्यचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थी की क्षमता का विकास करना, नहीं सिर्फ पहेलियों को हल करना ही मकसद नहीं होता है हमारा, इसके इनर कैपेबिलिटी जो भी होती है उसका विकास करना होता है। तो ऑप्शन बी इन सभी में ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। फिर से एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को डैश पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। सबसे कम केंद्रित हमको बताना है कि एनसीएफ सबसे कम फोकस किस पर करने के लिए कहता है। पहला, प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिलेवेंट मैथमेटिकल वोकेबलरी। दूसरा है दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास, ये भी सही है, इनका विकास करने के लिए कहता है। हमें सबसे कम वाला देखना है। प्रतिमानों प्रतिरूपों की पहचान, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल सही बात। समस्याओं को हल करने के लिए मानककरण विधि, नहीं जी। स्टैंडर्ड एल्गोरिथम, एनसीएफ इस पर जोर बिल्कुल नहीं देता है। स्टैंडर्ड एल्गोरिथम नहीं लगाना है, बच्चे की दिनचर्या के हिसाब से, ठीक है, बाहर के वातावरण के हिसाब से उनको हमें सिखाने की कोशिश करना है, प्रैक्टिकली उनको ज़्यादा डेवलप करना है। स्टैंडर्ड एल्गोरिथम हमको नहीं सिखानी है, ठीक है, जितना प्रैक्टिकल हम उनको सिखाएंगे उतना बेहतर है। तो एनसीएफ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम पर जोर नहीं देता है, तो ये इसका गलत आंसर है। मतलब गलत आंसर मतलब ये गलत है। और ये हमसे पूछा था कि कम केंद्रित किस पर होता है, तो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम पर कम फोकस करता है। तो जो ऑप्शन गलत है वही ये एक बात पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, तो यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी। हाँ, आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं की गणित में जो डर होता है, फियर एंड एंजाइटी इन मैथमेटिक्स अमंग लर्नर, तो इसके लिए क्या होता है, परियोजना बनाना, बिल्कुल ठीक बात। सहयोगी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रथम जोर ही देते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। पेपर पेंसिल टेस्ट, इससे डर दूर हो जाएगा, नहीं जी बिल्कुल डर दूर नहीं होगा। समेटिव, ये तो गलत ही होता है, समेटिव तो हम यूज ही नहीं करते हैं कहीं। तो पहला और दूसरा सही होता है, क्योंकि परियोजना बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, बिल्कुल सही बात, थोड़ा एक्टिविटी करेगा तो उससे डर ख़त्म होता है। और कोऑपरेटिव लर्निंग तो हम कहते ही हैं, साथ में सहयोग करके काम करना चाहिए, जो हमारा एनसीएफ यहाँ पर कहता है। तो ए और बी इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ है, ये रहे ऑप्शन नंबर डी। तो ये दोनों पॉजिटिव बात थी, तो इनको हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटियों का सबसे संभावित कारण
क्या हो सकता है? फ्रैक्शन को जोड़ना, जैसे सपोज मैं कह दूँ आपसे 3/5 है और ये आ गया सपोज 2/7, इनको जोड़ने के लिए कहा गया तो बच्चे करते क्या है, प्लस का साइन दिखा, जो ऊपर है वो ऊपर में जोड़ देते हैं, तो 3 और 2 5, और जो अपोन में है उनको एक साथ जोड़ देते हैं, यानी कि 5 और 7 12। इस तरीके से जोड़ के लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। लेकिन छोटे बच्चे हैं वो फ्रैक्शन को नहीं समझ पाते, बीच में प्लस का साइन देखते हैं तो ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या त्रुटि, सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है ऐसी त्रुटि करने में, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन में से। लिखित अभ्यास का अभाव, नहीं ये तो कुछ बात नहीं है। कक्षा में सतर्कता का अभाव, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। अटेंशन तो रहती है बच्चे क्लास में, लिखने की प्रैक्टिस ऐसा कुछ नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ, बिल्कुल सही बात। ये जो त्रुटि का सबसे मेन कारण ये होता है क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन देखते हैं तो बच्चों ने संख्या को जोड़ना सीखा हुआ होता है पहले से ही, तो वो क्या करता है प्लस का साइन देख के जो आमने सामने संख्या दिखती है उनको जोड़ कर लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे की जो पूर्व समझ है योग की, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उनकी त्रुटि का कारण हो सकती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले। यहाँ पर क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या व शिक्षा छात्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, ये भी इम्पोर्टेंट है भैया, NEP आती है यहाँ पर क्वेश्चन में। NEP 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है। कौन से स्कूल की पाठ्यचर्या? तो 5334 ये तो भैया लागू हुआ ही है, ये तो करेक्ट ही है, ये गलत हो गया। 5233 गलत। फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्य पुस्तकों में अधिगम सम्मिलित होना चाहिए। फाउंडेशनल स्टेज शुड बी इंक्लूड लर्निंग फ्रॉम फॉर्मल टेक्स्ट बुक, नहीं जी फॉर्मल टेक्स्ट बुक का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये 2 तो कट ही गए। C और D तो हो ही नहीं सकता, तो C वाला ये कटा, D वाला ये कटा, C और D ये कटा, तो एक ही ऑप्शन सही बचता है, ऑप्शन B, यानी कि पहला भी सही होगा। पहला क्या है, हाँ यार ये तो भूल ही गए, पढ़ा ही नहीं है, तो इंटीग्रेटेड लर्निंग। और ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है होलिस्टिक, ठीक है, होलिस्टिक जो वर्ड है ये पॉजिटिव वर्ड माना जाता है पेडागोजी में, तो ये जब भी दिखाई दे तो ये आंसर मोस्टली आपको पॉजिटिव वे में लेना है, सही मानना है। तो ऑप्शन A और ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन B इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है? देखो, भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों का विश्लेषण, ठीक है, ऊपर क्या है, फॉलोइंग इज यूज्ड टू एनालाइज द मिसकंसेप्शन एंड लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ चिल्ड्रन इन अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। देखो यार, ये 2 केस होते हैं हमारे पास, रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्ट। देखो, डायग्नोस्ट का मतलब होता है किसी भी बीमारी को पहचानना। तो यार जब बच्चों में किसी कॉन्सेप्ट को लेकर भ्रांति हो रही है, ठीक है, यानी कि गलत फहमी हो रही है, भ्रम हो रहा है, तो पहले आप उसको चेक ही तो करोगे भाई किस चीज़ के बारे में वो गलती कर रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे ना। और जब हम पहले उसको जानेंगे तभी तो उसका इलाज कर पाएंगे। ठीक है, तो जब भी कोई भ्रम होता है, किसी भी चीज़ में भ्रांति होती है, तो पहले हम उसको डायग्नोस्ट करते हैं। किसी बीमारी को पहले क्या करते हैं, डायग्नोस्ट करते हैं, उसी के बाद तो उसको क्या करते हैं, सही करते हैं। तो हमेशा जब भी भ्रांतियों के बारे में जानना हो तो यानी कि आप उसको क्या करेंगे, पहले डायग्नोस्ट करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि नैदानिक परीक्षण। ठीक है, और तभी उसके बाद में उसका क्या हो जाएगा, उपचार हो जाएगा। रेमेडियल उसके बाद का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, C होगा। पहले हमें डायग्नोस्ट करना पड़ेगा कि किस चीज़ के बारे में उसको भ्रम हो रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो वो जो परीक्षण होता है वो नैदानिक परीक्षण होता है आपका, डायग्नोस्ट टेस्ट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इसके बाद का प्रोसेस ही हमारा रेमेडियल टीचिंग होता है, उपचारी शिक्षण होता है। चलिए अगला देखेंगे, ये क्या बोल रहा है इसमें भाई, प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कणा विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन हमको चुनना है, यानी पॉजिटिव आंसर हमको ढूंढना है यहाँ पर। अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं और पहेलियों का उपयोग करना, बिल्कुल पॉजिटिव बात। पजल्स का यूज करना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। अभ्यास के लिए दिए गए एक सत्य पर आधारित बहुत सारे प्रश्न, नहीं जी, ऐसा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ये नेगेटिव पॉइंट होता है, ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना, ये भी गलत। कंडक्टिंग रेगुलर क्लास टेस्ट, नहीं।
कौशल का विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है तो रेगुलर टेस्ट लेने ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मतलब ठीक है, इतना पॉजिटिव बात ये नहीं है। पहले वाली ज़्यादा हमको पॉजिटिव बात लग रही है क्योंकि पजल्स आ रहा है, पजल्स का यूज हमें यानी कि फिजिकल एक्टिविटी में हमको बच्चों को सिखाना ही है, तो पजल्स एंड गेम इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लग रहा है। और ऑप्शन डी, श्याम पट पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना, नहीं जी, कॉपी पेस्ट नहीं कराना कि बोर्ड पे उतार दो और बच्चे छाप लें, ये गलत तरीका होता है, तो ये भी इसका गलत हो गया। तो इन चारों ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, ज़्यादा सही लग रहा है, तो हम ऑप्शन ए पर जाएंगे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है? रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन का मतलब ये होता है नई नई तरीके से सोचना, किसी भी चीज़ को नई नई थिंकिंग बनाना, उनको डेवलप करना। ठीक है, वो होता है रचनात्मक, वो नया सोचना, किसी भी क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर, वो रचनात्मक आकलन होता है, यानी कि अपसारी। ठीक है, अपसारी चिंतन जो आपका होता है, काफ़ी कुछ सोचना। ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा रचनात्मक आकलन में कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये हमको देखना। बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना, ये अच्छा है, बच्चे को भ्रम हो रहा है किसी चीज़ के बारे में, कुछ सोच रहा है। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव बात है, ये सही है। रचनात्मक में आपका मिसकंसेप्शन होना जरूरी है, भ्रांति होती है तभी तो बच्चा नई चीज़ सीखता है, तभी तो हम उसको बताएंगे और 10 क्वेश्चन हमसे पूछेगा। ठीक है, दूसरा, तो ये पॉजिटिव पे लिखा है मैंने। ठीक है, ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना, बिल्कुल सही बात, रचनात्मक आकलन में ही इंक्लूड करेंगे इसको भी। पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, तो इसमें कहाँ रचनात्मक हुई बताओ, इसमें कहाँ सोचा बच्चे ने? पिछली एक्टिविटी करके आ रहा है, उसी को उठाकर आपने आगे कर दिया। ठीक है, तो उसमें रचनात्मकता कहाँ आई? रचनात्मकता का मतलब होता है नया सोचना, थिंकिंग को डेवलप करना, नए नए विचार सोचना किसी चीज़ के बारे में, तो वो होता है रचनात्मक आकलन। तो आपने तो इसमें क्या ऑप्शन में दे रखा है कि पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, ये गलत है। पिछले कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करना, रचनात्मक के लिए नया नया सोचना हमको। और लास्ट का, यह जानना कि शिक्षण विधि उपयुक्त है या नहीं, ठीक बात, मेथड सही है नहीं है बच्चे के बारे में दिमाग में आ रहा है ना रचनात्मक का, तभी तो वो विकास कर पाएगा कि ये सही है नहीं है, हमारे लिए जो मेथड हम यूज कर रहे हो वो सही है नहीं है, तो ये रचनात्मक में ही इंक्लूड होता है। प्रीवियस नॉलेज यानी कि पिछली अवधारणा को ला करके आगे रख देना, तो उसमें कोई भी रचनात्मकता आपकी नहीं होती है, तो ये गलत आंसर। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये रचनात्मक नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा था आपसे तो नहीं वाला यानी गलत वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये तो कर लिया हमने क्या नहीं करा? सबसे कम, हाँ, स्टैंडर्ड एल्गोरिथम ये तो हो गया, दोबारा रिपीट हो गया, ये भी हो गया हमारा। ये कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशेष ज्ञान का उदाहरण है कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम, बहुत छोटे बच्चों वाला तो हो गया था, पहले सोल्व नहीं कराएंगे उनसे। ये क्या है? हाँ, जब एक बच्चे को 567 को लिखने के लिए कहा गया तब उसने 567 लिखा, इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? पहला है बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे पा रहा है और लापरवाही, नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, लापरवाही वगैरह बेकार बात। बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है, स्थानीय मान आ रहा है। जब भी आप किसी भी नंबर को लिखते हैं, को लिखने के लिए कहते हैं और उसको लिखने में गलती कर देते हैं, तो उसको प्लेस वैल्यू की नॉलेज नहीं होती है, स्थानीय मान की नॉलेज नहीं होती है, तभी वो इस तरह की गलती करता है। स्थानीय मान की नॉलेज होगी तो उसको सही लिख पाएगा। तो जब भी इस तरह का कोई नंबर लिखने के लिए कहता हो तुम उसको गलत लिख देते हो, तो इसका मतलब उसमें हमेशा 100% स्थानीय मान की ही त्रुटि होती है, स्थानीय मान की समझ उसको नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और भी पढ़ लेते हैं। बच्चा केवल 2 अंकीय संख्याओं को पहचानता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ाने में शिक्षक की नाकामी, बिल्कुल, शिक्षक तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं यार, ये तो हो ही नहीं सकता, नाकामी कुछ नहीं होती है शिक्षकों की। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए जी, आज के क्वेश्चन इतने ही थे, तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे जो भी हमने क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा सेशन था, बस पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन मुझे मिले तो मैं आपको एक पास ले आया, समझाया, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।